So today we are going to start our new chapter for class 10 commerce, that is marketing. So before starting a chapter, we should know the definition of a market. मार्केट किसे कहते हैं? तो जनरली किसी को भी अगर पूछूं कि मार्केट किसे कहते हैं तो वो बोलेंगे सर मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर दोनों मीट करते हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, अपने पैसे का लेन देन होता है और सामान का मतलब एक पार्टी सामान देता है और दूसरा पार्टी पैसे देता है। मींस परचेजर इज गोइंग टू बाय द गुड्स एंड सेलर इज गोइंग टू सेल द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर मनी, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। देखो मैंने लिखा है आपको डिफिनेशन इन द कॉमन पैरेलेंस। देखो इन कॉमन पैरेलेंस वर्ड का ही मतलब होता है इन कॉमन लैंग्वेज। तो इन कॉमन लैंग्वेज अ मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्चुअली मीट टू अफेक्ट द परचेज एंड सेल। तो बायर एंड सेलर एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलता है जहां पे वो लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और बदले में क्या मिलता है? पैसे। मार्केट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेस जहां पे ग्रुप ऑफ बायर एंड द ग्रुप ऑफ सेलर्स आर इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, दैट इज फॉर मनी। अब ब्रॉडर सेंस में आ जाए तो मार्केट क्या खाली एक प्लेस तक सीमित है? सर नहीं, आज के मॉडर्न टाइम्स में मार्केट सिर्फ एक नेसेसरी फिजिकल प्लेस को नहीं कहा जाता, वो तो है ही, इसके अलावा हर वो मैकेनिज्म, हर वो अरेंजमेंट जिससे बायर और सेलर आपस में मीट करें या बात करें और अफेक्ट करें एक ट्रांजैक्शन को। मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि आज के दौर में बायर और सेलर को फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पड़े या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मीट करना पड़े उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होगा। आजकल देखो फोन पे भी हम लोग अपने ऑर्डर्स दे देते हैं, कई बार मेल के थ्रू हमारे पास कैटलॉग आ जाते हैं। तो सोचो अगर आप किसी एक चीज को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, आपने एक सेलर का पता किया, आपने सेलर से पूछा कि आपके पास ये सामान है, सेलर ने कहा हाँ ये सामान है, तो आपने कहा इसकी क्या क्या वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या प्राइसेस आप चार्ज करते हो, प्लीज सेंड मी द कैटलॉग। तो वो क्या करेगा, एक प्राइस लिस्ट और कैटलॉग जो भी डिजाइन होगा वो आपको मेल कर देगा। मेल के थ्रू आप सब कुछ देख लोगे और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये वर्थ है बाइंग, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे बायर और सेलर आपस में मीट भी नहीं किया, लेकिन तब भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ। अब क्या होगा, सेलर अपना सामान भेज देगा, बायर को जैसे सामान मिलेगा वो बाई चेक, बाई एनईएफटी, बाई आरटीजीएस कोई भी मोड ऑफ पेमेंट यूज करेगा और पैसे सेलर को दे देगा। तो इस अरेंजमेंट को भी मार्केट के डेफिनेशन में रखा गया है। तो ब्रॉडर सेंस का मतलब क्या हुआ, इन द ब्रॉडर सेंस अ मार्केट डज नॉट नेसेसरीली मीन अ प्लेस। तो खाली एक पर्टिकुलर प्लेस अब नहीं रहा है। द टर्म मार्केट इज यूज्ड टू मीन गेटिंग टुगेदर। तो कहने का मतलब है बस हमको कोई भी अरेंजमेंट और मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है जिससे बायर और सेलर टुगेदर आ सके किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे। इन पर्सन, बाय मेल हो सकता है, बाय टेलीफोन हो सकता है, टेलीग्राफ, केबल, फैक्स, कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे सेलर और बायर में बातचीत हो सके। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। देखो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो अगर सोचो कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपको किसी भी वेबसाइट का प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है, प्राइस आपको समझ में आती है, कलर वगैरह आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, बाई मेल आपके यहाँ पर आ जाता है और आप कैश पेमेंट कर देते हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मोड ऑफ पेमेंट। तो कहने का मतलब है देखो अभी आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, डोमिनोज, पिज्जा हट, कहीं भी आप क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर करते हैं, आपके घर में आ जाता है। स्विगी से लेकर जोमेटो तक, तो ये हर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेलर को सामान भी बेचना था, बायर को भी सामान बेचना था। सर्विसेज के तौर पर अगर आ जाओ तो आप देखो अभी अर्बन क्लैप आप बहुत बार सुनते हैं, किसी भी सर्विसेज का जरूरत है, प्लम्बर से लेकर कोई भी चीज, आप जस्ट फोन करो और वो सर्विस देने के लिए आपके घर पे आ जाएंगे, आप पेमेंट कर दो। तो कहने का मतलब ये सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन अभी यूज होते हैं टू अफेक्ट अ सेल, टू अफेक्ट अ परचेजिंग, टू अफेक्ट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मार्केटिंग। देखो अब हम मार्केटिंग का मतलब समझते हैं। पहले तो मैं एक बात कह दूं कि मार्केट एक डिफरेंट टर्म है, मार्केटिंग एकदम डिफरेंट है। हमारे कॉमन लैंग्वेज में जो लोग शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं तो कई बार बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो मार्केटिंग का मतलब वो नहीं होता है। मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है दो तरीकों से, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच।
क्या मतलब होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का? देखो मैं रीड करता हूं फिर समझाता हूं। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। पुराने अप्रोच में हमारा पूरा फोकस ये होता था किसी भी तरह गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवा दे। तो मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे मार्केटिंग स्टार्ट कब होता था? गुड्स बनने के बाद। और एंड कब हो जाता था? सेल होने के बाद। भाई अब मेरा और तेरा रिश्ता खत्म, अब बायर के साथ सेलर को रिश्ता नहीं है। आपने गुड्स मांगा, मैंने गुड्स आपको बेच दिया, आपने मन में पैसा दे दिया, हमारा रिलेशन वहीं पर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां पर पूरा फोकस किस चीज पे था? एक ही टर्म को मार्क कर रहा हूं, देख लो, वो था, ये है कीवर्ड, दैट इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ सामान को हैंड एक्सचेंज करवाने थे, सेलर के गोडाउन से जाकर बायर के घर तक या फैक्ट्री तक पहुंचाना था। ये होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केटिंग का मतलब। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की सोच बदली, तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या माना गया? द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट इज कंज्यूमर, सो वी शुड फोकस ऑन द consumer satisfaction. If you want to create a customer, you have to know the taste and the preferences of the consumer. बिना कस्टमर के टेस्ट को जाने, बिना कस्टमर के प्रेफरेंस को जाने, आप कभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। टू सेटिस्फाई ए कंज्यूमर, यू फर्स्ट नो द डिमांड, द टेस्ट और द प्रेफरेंसेस, व्हाट कंज्यूमर नीड। तो कस्टमर क्या चाहता है, पहले हम वो खोजते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में जब ये ध्यान लगाया गया कि अगर हमको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, अगर हमारे बिजनेस को हमको ग्रो करना है या लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को चलाना है, वी हैव टू सेटिस्फाई कंज्यूमर। और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा स्टेप शुरू कब होता है पता है मार्केटिंग का? प्रोडक्ट बनने से भी पहले। सर मतलब? हाँ, प्रोडक्ट बनने से पहले हम लोग मार्केट का रिसर्च करते हैं, मार्केट घूमते हैं, दुकानदारों से सर्वे करवाते हैं, जानते हैं कि कस्टमर्स का क्या नीड है, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, किस प्राइस रेंज में कस्टमर वो सामान को चाहता है। ये पूरा एक रिसर्च करना पड़ता है। अब उस रिसर्च के हिसाब से हम लोग अपने कंपनी में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर उसको मार्केट में लेकर आते हैं, एडवर्टीजमेंट का हेल्प लेते हैं टू मेक द कंज्यूमर अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, और फिर कस्टमर को मतलब एक तरह से इंस्पायर करते हैं कि भाई मेरा सामान खरीदें। खरीदने के बाद अगर वो सेटिस्फाई फील करेगा तो दोबारा मेरा सामान खरीदेगा। तो अभी जो बात है ये है कि कस्टमर को क्रिएट करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब कस्टमर का नीड को आप सेटिस्फाई करोगे। तो यहां पर देखो यही लिखा है, मार्केटिंग इज एन एफर्ट to create a customer for the product and provide maximum satisfaction to them. It is a consumer oriented activity. ये किसका एक्टिविटी है? कंज्यूमर ओरिएंटेड। यहाँ पे पूरा ध्यान किसके ऊपर है? कस्टमर्स के ऊपर। Which begins before goods are produced. तो मैंने आपको कहा कि गुड्स बनने से पहले ही हमारा मार्केटिंग शुरू हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है मार्केटिंग रिसर्च। क्या वर्ड लिखेंगे? मार्केटिंग रिसर्च। अच्छा, ये तो सर शुरू हो गया, गुड्स हमने बना दिया, गुड्स हमने बना दिया। अब सर क्या होगा? अब कुछ नहीं। अब गुड्स जब बिक जाएगा तो क्या हमारा एंड हो जाएगा? नहीं। मॉडर्न मार्केटिंग का यही खासियत है कि गुड्स बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाता है, और ये कभी खत्म ही नहीं होता। सर खत्म नहीं होता? नहीं। देखो आप लोग आजकल सुनते होंगे कि गुड्स बिकने के बाद भी अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कस्टमर उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करता है, वहां से रिप्रेजेंटेटिव घर आ जाता है ताकि आपको सामान को यूज करने में, या अगर खराब हो जाए तो उसको ठीक होने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, ये ईयर्स आफ्टर ईयर्स चलता रहे, क्योंकि कस्टमर्स को अगर आपको बांध के रखना है ताकि दोबारा वो आपकी शॉप में आए या दोबारा पर कंपनी का सामान खरीदे, तो आप उसको लाइफ लॉन्ग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग? क्यों मार्केटिंग करते हैं, क्या कारण है? सुनो, पहला तो आता है क्रिएटिंग डिमांड। देखो ये बात तो सब जानता है कि हम लोग मार्केटिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है मार्केटिंग करने का? मार्केटिंग करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है टू क्रिएट कस्टमर। इसलिए हम लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि मार्केट
में क्या हो, कस्टमर्स आए हमारे सामान को खरीदे। तो कस्टमर के टेस्ट को, नीड को, प्रेफरेंसेस को जानने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, मार्केटिंग enables the firm to determine about the taste and the preferences of customers and then design the product in tune therewith। इन ट्यून देयरविथ मतलब कस्टमर्स के नीड एंड टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमको सामान बनाना है। दस मार्केटिंग इंड्यूसेस द क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो अगर आप कस्टमर्स के नीड प्रेफरेंस और सामान बनाओगे तो ऑब्वियसली मार्केट में कस्टमर्स आएंगे और आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बस थोड़ा सा काम और करना है, एडवर्टीजमेंट करिए, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करिए, ताकि कस्टमर्स को ये पता चल सके कि इस तरह का प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1 रिगार्डिंग क्रिएटिंग डिमांड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, जब आप मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको माथा में ध्यान क्या रखना है कि भाई हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है तो कस्टमर्स को हर तरह के सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्या क्या सर? पहला, उनके टेस्ट और नीड के हिसाब से सामान होना चाहिए। तो ये था उनका प्रोडक्ट को लेके एक्सपेक्टेशन। तो यहां पे देखो लिखा है, मार्केटिंग रिप्रेजेंट इफेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो भाई इस बात पे पूरा ध्यान दे दो, कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या पसंद है। खाली ये बात जानने से बात नहीं बनता है। अगर आप जान के आ गए और सामान अपने महंगा बना रहे तो भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो आपको उसके प्राइसिंग पे भी पूरा फोकस रखना है। आपको ये जानना है कि कस्टमर ये सामान किस रेंज में चाहता है, ये भी आपको डिसाइड करना है। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन मींस टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ट्रांसपोर्टेशन में भी फोकस करना है ताकि कभी भी मार्केट में आपके सामान की शॉर्टेज ना हो। रेगुलर सप्लाई आपको मेंटेन करना है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पे फोकस करना होगा। इसके साथ ही साथ वेयर हाउसिंग पे ध्यान दो। वेयर हाउसिंग का मतलब ये है टू प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ डिमांड। जब भी आप देखते हैं कि डिमांड अगर 100 यूनिट का है तो आप 150 बना के रखते हैं, एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स टू मेक अप द शॉर्टेज इन केस अराइजेस। तो अगर कभी भी मार्केट में शॉर्टेज होता है तो आप उसका भरपाई कहां से कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग से। एंड ऑल्सो द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं, हमारे पास पहले होता है मैन्युफैक्चरर, फिर जाता है होलसेलर, फिर एजेंट भी आजकल आ गए हैं बीच बीच में, फिर रिटेलर और उसके बाद कस्टमर। तो ये जितना बड़ा चेन होगा उतना डिले होगा, उतना सामान का दाम बढ़ेगा। तो कस्टमर्स को अगर दाम पे सामान सस्ते चीजों को देना है, सही दाम पर देना है, तो हमको अपना जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, सामान कम डिले से पहुंचेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और उसकी प्राइसिंग भी क्या रहेगी, सही रहेगी। जितने बार वो हैंड एक्सचेंज करेगा वो सब अपना अपना प्रॉफिट क्या करते जाएंगे, उसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो खास ध्यान रखना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। अब आते हैं कैप्चरिंग द मार्केट। अब देखो, अगर आप भी कोई सामान बनाते हैं, आप भी अपना कंपनी लॉन्च करते हैं, तो हर एक मैन्युफैक्चरर का या हर एक प्रोड्यूसर का सपना तो यही होता है ना कि अगर मार्केट में 10 बाइक बिकती है, अगर मेरे बाइक का बिजनेस तो 6-7 मेरी बिके। तो इससे कहते हैं कैप्चरिंग द मार्केट। जब आप देखते हैं कि रास्ते पे सारा दिन बुलेट चल रहा है, या कभी देखते हैं पल्सर चलता था, कभी ट्रेंड देखते हैं स्प्लेंडर का था, तो एक ट्रेंड होता है। तो जब जो कंपनी का ट्रेंड आता है तो वो कैप्चर कर लेता है मार्केट को। लेकिन कैप्चर अगर करना है तो कैसे करना है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आपको सामान ऐसा बनाना है जो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, उसकी प्राइसिंग में भी आ जाए, एडवर्टीजमेंट भी करना है, ताकि कस्टमर को अवेयरनेस आ जाए कि इस तरह का सामान मार्केट में है जो मेरे को हर तरह सेटिस्फाई दे रहा है। तो कस्टमर तो अट्रैक्ट होगा ही, कस्टमर सामान खरीदेगा, तो अल्टीमेटली आप मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रमोटिंग द रेपुटेशन। अगर कोई भी कंपनी अच्छा सामान दे रहा है, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, अगर ये चीज देता है विच सेटिस्फाइज द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, तो उसका जो मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हर कस्टमर दूसरे कस्टमर से यही बात करेगा कि इस कंपनी का सामान खरीदो, ये कंपनी काफी बढ़िया है। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो मार्केट में आपकी कंपनी का रेपुटेशन क्या होगा, पहले से बहुत इंप्रूव कर जाएगा। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखो,
जितना भी हम ये बात कर लें कि आवर प्राइम मोटिव इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ये बात सही है, लेकिन उसके पीछे एक चीज छुपा रहता है, वो है प्रॉफिट। हर एक कंपनी का ये क्या बोलूं ड्रीम होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो पाएगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब तरह तरह के सामान आप और बना पाएंगे, लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए आपको? ह्यूज वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? कस्टमर को सेटिस्फाई करके। कस्टमर सेटिस्फाई करेगा, कंपनी का सेल बढ़ेगा, कंपनी का सेल बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो पूरा चक्कर घुमा फिरा के है कि प्रॉफिट को अगर पाना है तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो। कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, अपने आप सेल्स बढ़ेगा, अपने आप रेवेन्यू जनरेट होगा और अपने आप प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ते ही चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है? तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव से समझ में आ चुके होंगे। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केटिंग हमको किस में हेल्प करता है? टू क्रिएट द कस्टमर। मार्केटिंग शुरू कब होता है? मार्केटिंग रिसर्च से। क्या रिसर्च करते हैं? रिगार्डिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। किस लिए सेटिस्फैक्शन करना है? ताकि मेरे कंपनी का सेल बढ़े, सेल बढ़ेगा तो रेवेन्यू अपने आप क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं मार्केटिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो ये थोड़ा सा सीखना है, मैंने यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान दिया है, एक है प्रोडक्शन एरिया और एक है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। सुनो, अगर मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हर एक कंपनी अपना ले तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दो जगह पे बढ़ती हैं सबसे ज्यादा, एक है प्रोडक्शन एरिया और एक है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। अगर मैं प्रोडक्शन एरिया की बात करूं तो वहां पे क्या होगा? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो मशीनरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, साथ साथ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। जितने भी स्किलफुल या टेक्निकली स्किलफुल पर्संस होंगे उनके लिए जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो उनके यहाँ पे नौकरियां बढ़ेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में देखो क्या है, जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनती हैं तो सेल्समैन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एड एजेंसीज को एड बनाने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे मॉडल्स एक्टर्स को भी चांसेस मिलते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है वो भी क्या होता है? इंप्रूव करता है। तो ड्राइवर से लेके हेल्पर तक गाड़ियां सब कुछ क्या होती है? इसमें आ जाती है। तो एवरीवन कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या होता है कि हर एक फील्ड में आपको क्या मिलता है? जॉब का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो इस तरह से सोसाइटीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। देखो मार्केटिंग का तो जोर ही इसी बात पे था कि पहले ये जान लें कि कस्टमर क्या चाहता है, फिर सामान अकॉर्डिंगली बनाए। किस दाम पे चाहता है वो भी डिसाइड कर लेते हैं, किस जगह पे चाहता है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है तो तीन बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मींस क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उन लोग को जब जो चीज चाहिए, जहां चाहिए वहां मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, जिस दाम पे चाहिए उस दाम पे मिलेगा, तो कस्टमर्स ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर ही हो जाएगा। फोर्थ आता है यहां पे देखो इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इस तरह की स्ट्रेटेजी सारी कंपनियां अपनाती हैं तो उनका पूरा ध्यान किस पे आ जाता है? क्वालिटी ऑफ गुड्स पे एट ए रीजनेबल प्राइस। तो कस्टमर्स के लिए फायदा क्या हो जाता है कि उनके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है टू गेट द प्रोडक्ट एट देयर प्राइसेस। तो अगर आपका जो रेंज है उसमें आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। वहां पे कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको सर यही कंपनी का सामान खरीदना है। यू आर फ्री टू चूज एनी गुड्स और एनी ब्रांड ऑफ गुड्स ऑफ योर चॉइस। तो वहां पे क्या होता है? आपको वैरायटी गुड्स मिलते हैं एट रीजनेबल प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहले से क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। लास्ट है देखो ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग क्या करता है? आपको फैसिलिटेट करता है किस बात को लेकर? ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग पहले सामान तो आपके हिसाब से बना लिया,
आपको जो चाहिए वो बना लिया, जिस दाम पे चाहिए वो बना लिया। अब आपको क्या करना है, जिस वक्त जिस तरह जिस जगह पे चाहिए वहां पे सामान आपको भिजवाता है और बदले में आपको सामान दे देता है और जो भी अपना चार्जेस होता है वो लेता है, जो भी रिजनेबल होता है। तो फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर एंड एक्सचेंज का मतलब जस्ट एक होता है टाइम यूटिलिटी, जिस वक्त जिस जगह पे चाहिए प्लेस यूटिलिटी, और टाइटल ऑफ गुड्स, अब वो आपके पोजीशन पे हैं, अब उस पे आपका अधिकार है, मालिकाना हक आपका है। तो ये फैसिलिटीज भी आपको मार्केटिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज द ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखो यूं तो मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको मैंने सेक्शंस वाइड में डिवाइड कर दिया है। यहां तक में आप मार्केटिंग के बारे में जान गए, मार्केट के बारे में जान गए, ऑब्जेक्टिव्स जान गए, इंपॉर्टेंस जान गए, फंक्शन जान गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सर्विसेज और भी जो डिफरेंट वैरायटीज बाकी हैं, लेकिन आज फंक्शंस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला देखो, फंक्शन 3 तरह का है, एक तो है एक्सचेंज एक्टिविटी, एक है सप्लाई एक्टिविटी और एक है फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें पहले बात अपने थोड़े से कर लेते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग के ऊपर। देखो बाइंग एंड असेंबलिंग क्या होता है, तो बाइंग एंड असेंबलिंग का मतलब होता है, फर्स्ट इज बाइंग। बाइंग तो आप क्या बाई करोगे, तो आप 2 चीज बाई कर सकते हो। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, देन यू आर गोइंग टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इफ यू आर अ ट्रेडर देन यू आर गोइंग टू परचेज अ फिनिश्ड गुड्स फॉर द रीसेल। तो बाइंग में 2 काम करना है, या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, RM मींस रॉ मटेरियल, या फिनिश्ड गुड्स खरीदेंगे फॉर द रीसेल। क्लियर है। नेक्स्ट आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह पे सब कुछ इकट्ठा करना। तो जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो चाहते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स को बेचना, इंटरमीडियरीज जैसे रिटेलर्स भी आ जाते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ फॉर रीसेल। तो कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं कि एक ही सामान, मतलब डिफरेंट वैरायटीज के सामान एक ही छत के नीचे इकट्ठा करते हैं फॉर द रीसेल। नेक्स्ट आता है सेलिंग। देखो सेलिंग का मतलब क्या है कि मैंने सामान क्या कर दिया, कस्टमर को बेच दिया। तो ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, मींस जो पहले सेलर इसका मालिकाना हक रखता था, अब वो मालिकाना हक किसके पास चला गया, बायर के पास, क्योंकि उसने क्या किया, उसके लिए पैसे पेमेंट कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ डिजायर इनटू डिमांड। तो जो कस्टमर इस सामान का डिजायर करता था, अब वो क्या हो गया, डिमांड में कन्वर्ट हो गया। तो सेलिंग का मतलब ही जस्ट ये होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लेकिन सेलिंग करते वक्त जो सेलर होता है वो काफी चीजों पे ध्यान रखता है, जैसे प्रोडक्ट का प्लानिंग करता है कि क्या सामान बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है, कस्टमर्स तक सामान को पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें वो सेलिंग के अंदर कर लेता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, कैरीज गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। मतलब जहां पे सामान तैयार हुआ, दैट इज इन द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, वहां से लोड होगा, सामान कहां पर आएगा, मार्केट में, वेयर कंज्यूमर्स आर गोइंग टू परचेज द गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम बस इतना सा है, टू कैरी द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट इज इट सेटिस्फाई द प्लेस यूटिलिटी, मींस जहां पे सामान चाहिए वहां पे सामान ट्रांसपोर्टेशन क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ अब आता है वेयर हाउसिंग। देखो ये बात तो सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस जितना प्रोडक्शन करता है, अल्टीमेटली पूरा का पूरा मार्केट में ना तो सप्लाई करता है और ना ही पूरा मार्केट में बिकेगा। वो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन करता है ताकि कुछ सामान को वो स्टोरेज में कर सके, ताकि अगर कभी मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो वो सप्लाई कर सकता है। तो इट सेटिस्फाई द प्लेस टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब होता है कि जब भी मार्केट में शॉर्टेज हो तो उस चीज को हम कवर अप कर दें बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू द मार्केट टू रिमूव द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। कई बार क्या होता है, मार्केट में शॉर्टेज आ जाता है, सामान क्या होता है, डिमांड ज्यादा है, शॉर्टेज आ गया तो मार्केट में प्राइस क्या होता है, जंप कर जाता है। तो उस तरह के फ्लक्चुएशंस ना हो, कस्टमर्स को ये फील ना हो कि भाई सामान का शॉर्टेज हो रहा है, दाम इंक्रीज हो रहा है, वो परचेज ना करे। तो उस चीज को सेटिस्फाई कौन कर देता है, वेयर हाउसिंग। नाउ कमिंग टू दिस, पहला फंक्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो कोई भी एक प्रोड्यूसर, क्या कोई भी एक मैन्युफैक्चरर जब भी कोई सामान का प्राइस डिसाइड करता है तो आप भी सोचो आप कैसे डिसाइड करोगे। सबसे पहले आप क्या सोचोगे,
सबसे पहले आप सोचो कि भाई सामान जो मैं बना रहा हूं उसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस। साथ ही साथ ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट में आपके सामान का डिमांड कैसा है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो थोड़े से एक्सेस प्राइस कभी कभी आप चार्ज कर लेते हैं उस एडवांटेज को पाने के लिए, लेकिन कभी कभी अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, कम है, तो आप क्या करते हैं, सामान को कम दाम में बेचने की भी चेष्टा करते हैं। साथ ही साथ डिपेंड करता है कि मार्केट में आपके कंपटीटर्स क्या सामान बेच रहे हैं और किस दाम पर बेच रहे हैं, क्योंकि आपके कंपटीटर्स के प्राइस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर चार्जिंग मोर देन देयर कंपटीटर्स देन कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू परचेज योर कमोडिटी। कस्टमर्स क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ, आपके कंप्यूटर की तरफ, उसका सामान खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप उसी रेंज में बेचते हैं या उससे 1 रुपया नीचे बेचते हैं तो रीजनेबली क्या होगा, कस्टमर्स प्रीफर करेगा क्वालिटी पे। अगर क्वालिटी दोनों में आपकी बेहतर है तो कस्टमर आपकी तरफ शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। और मार्केट का क्या कंडीशन है इस पे भी डिपेंड करता है प्राइसिंग पॉलिसी। तो ओवरऑल खाली अगर कोई ये बोल दे भाई मेरा सामान 10 में बना है तो मैं तो 12 में बेचूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो प्राइस डिसाइड करते वक्त काफी सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। देखो पैकेजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो ना, कस्टमर उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जो सामान को स्पॉइल होने से, टूटने से, लीक होने से बचा सके। तो पैकेजिंग अगर अच्छा होगा, डिजाइनिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, अपीलिंग होगा, तो कस्टमर्स कई बार क्या होता है, अच्छे पैकेजिंग को देख के भी सामान क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। थर्ड इसमें आता है ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब यह है कि टू मेक अ डिस्टिंक्शन, टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द गुड्स। अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है और तो आपके कस्टमर्स आपके सामान को पहचानेंगे कैसे। तो अगर आपको अपने सामान को एक अलग पहचान देना है तो आपको उसको एक नाम, एक सिंबल या कोई डिजाइन ऐसा देना पड़ेगा जिससे आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से अलग दिखे। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि आपका सामान कौन सा है और आपके कंपटीटर का कौन सा है। फोर्थ वन इज ग्रेडिंग। देखो ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब आप ग्रेडिंग करते हैं, ठीक ना, जो टी का काम करते हैं, राइस का काम करते हैं, व्हीट का काम करते हैं, वो हमेशा एक चीज करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। एक तरह के क्वालिटी के गुड्स को एक जगह रखते हैं और अलग क्वालिटी के अलग, ताकि कस्टमर्स को कभी भी ये ना लगे कि आप एक्सेसिव प्राइस चार्ज करते हैं, ग्रेडिंग नहीं करते हैं। कभी खराब क्वालिटी का सामान उसी दाम पे बेच देते हैं, कभी अच्छी क्वालिटी का बेच देते हैं। तो ग्रेडिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। और अलग अलग ग्रेडिंग करने से क्या होता है, क्वालिटी A B C D हो जाता है, जिसके हिसाब से प्राइसेस भी क्या होते हैं, इंक्रीज और रिड्यूस होते हैं। लास्ट वन इज द मार्केटिंग रिसर्च। देखो मार्केटिंग रिसर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया। इसमें करते क्या है, पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, भाई मार्केट जाना है, पता करना है, सब कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कस्टमर्स का नीड प्रेफरेंसेस क्या है, कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है, कहाँ से रॉ मटेरियल हम परचेज कर लेंगे जिससे मेरा सामान जल्दी बन जाए, ज़्यादा बने, क्या मशीन्स को इस्तेमाल करना है, न्यू मार्केट और कौन कौन सा मार्केट है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है ताकि हमारा प्रोडक्शन हम तो लार्ज स्केल में करें, प्राइस क्या रेंज में बेचना है सामान को। तो ये सारे कुछ कहाँ पे आ जाते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में। तो ये पूरा कंस्टिट्यूट करता है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एंड द टुडे क्लास एंड्स हियर।